हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला एक और नया वीडियो आया है। आप लोग यार बहुत फास्ट हो, यूं आता है कोई वीडियो और यूं बता देते हो। हम ही स्लो हैं जितना भी फास्ट हो जाए आप लोगों से हमेशा स्लो रहेंगे। तो वीडियो है मेजर गौरव आर्या ऑन विड्रॉल ऑफ चाइना फ्रॉम गलवान। तो देखते हैं ये न्यूज़। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे तो ये वीडियो से पहले ही पता चल गया था कि कुछ विड्रॉल हो रहा है, पर डिटेल्स नहीं पता, आपने बताई नहीं। तो आपने कहा था उस पर एक वीडियो करो, तो आ गई वीडियो और आपने बता भी दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आखिरकार चीन वापस चला गया। ये बात हमने डिफेंसिव ऑफेंस के एक पुराने वीडियो में भी बोली थी और हमने बोला था कि ये चीन चला जाएगा वापस। हमने बोला 15-20 दिन की बात है, तो थोड़ा 8-10 दिन हमारा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन चीन अब वापस जा चुका है। हमें पता था चीन वापस जाएगा और आज मैं बताता हूँ कि चीन वापस क्यों गया और आगे चीन क्या करने वाला है और भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, जो 3-4 फैक्टर्स हैं, जो 3-4 कारण हैं, वो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। एक तो गलवान घाटी की फ्लडिंग, यानी कि गलवान घाटी में गलवान रिवर जो है, इट इज इन स्पेट, वो सालाना उसका प्रोग्राम रहता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो जहाँ पे चीनी हैं वहाँ पे गलवान घाटी में फ्लडिंग हुई है। तो गलवान से तो चलेगा, लेकिन फिर पेंगोंगसो से और मुख्तलिफ एरिया से चीनी वापस क्यों गए, उसमें भी 3-4 बातें सामने आती हैं। पहली चीज, भारतीय सेना जो वहाँ पे अड़ी रही। चाइनीज आर्मी जो आई थी PLA, उसको कभी ये दिमाग में उन्होंने तसव्वुर नहीं करा था, कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आर्मी से उनको इतना करारा जवाब मिलेगा। ये बात सच है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि उनकी आदत है कि जहाँ पे भी चाइनीज आर्मी जाती है तो लोग खौफजदा हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब चीनी आ गए, चीनी आ गए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, नोबडी इज इम्प्रेस्ड विद द चाइनीज। तो फिर चीनी आर्मी पीछे हटी, पहला कारण। दूसरी चीज़, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गए वहाँ पे लेह में, और नीमू गए और भी आगे गए, और उन्होंने जो वहाँ पे स्पीचेस दी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को एड्रेस करा है, जो लोगों से बात करी है, फौजियों से मिले हैं, जो जिन फौजियों को चोट लगी थी, खासतौर से गलवान में और पेंगोंगसो की झड़प जो हुई थी उसमें जो चोट लगी थी, सबको मिले। और उससे क्या हुआ कि एक मैसेज, अनइक्विवोकल मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक ताकतवर शक्तिशाली मैसेज पूरी दुनिया को गया कि भारत का प्रधानमंत्री लद्दाख में है, चीन का शी जिनपिंग कहाँ है। तीसरी बात, चीन के अंदर उथल पुथल, बहुत ज्यादा उथल पुथल चीन। हमने अपने फौजियों को आदर सत्कार दिया, जिनका देहांत हुआ था, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, हमने पब्लिकली एक्नॉलेज करा। हमने माना कि हाँ, हमारे फौजी जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हर जगह उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, हर जगह उनको इज्जत दी गई। पूरे गांव के गांव, शहर के शहर आए उनको अलविदा कहने के लिए। चाइना में इस बात का बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी फौज है, उसके जो वेटरन्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पूर्व सैनिक, उनके अंदर बहुत गुस्सा है कि साहब, अगर भारत अपने फौजियों को इतनी इज्जत दे सकता है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते। इसके ऊपर एक वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल भी है, और ये आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल जो है, ये एक चीनी ने ही लिखा है, और वो चाइनीज, जिसके फादर पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर मेंबर भी थे, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और ये कहते हैं कि साहब, चाइना में बहुत इसको लेके रोष है, खास तौर से जो उनके पूर्व सैनिक हैं, कि भारत जब अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद थे, उनको इतनी इज्जत दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत की कूटनीति, भारत की पॉलिटिकल विल, और दुनिया भर में जो एक साथ जुड़ गई दुनिया, और अमेरिका को छोड़िए ना, अमेरिका और जर्मनी, ये सब बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं। बर्मा जैसा मुल्क, जो इतना सा छोटा सा मुल्क है और ना के बराबर उसकी पॉपुलेशन है, कोई वसाइल नहीं है उसके पास, कोई रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, वो बर्मा, उसने भी चीन को आंखें दिखाई है। उसने ये बोला है कि आप हमारी ज़मीन घेरने की कोशिश ना करें, और जो हमारे रिबेल्स हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आप हथियार देना बंद करें। तो कोई ये सोच नहीं सकता था दोस्तों कि आज से 1.5-2 महीना पहले, 3 महीना पहले, किसी को ये
ख्याल भी नहीं आया था कि चीन के खिलाफ कुछ बोले। ये सब भारत ने शुरुआत करी है। एंड आई थिंक फॉर दैट अलोन द नेशन, द एंटायर 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स a huge round of applause and congratulations। आपने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं करा। और आपने सबसे बड़ी बात ये करी है कि आपने उस दरवाजे में, जो दरवाज़ा बंद था, लोहे का दरवाज़ा, आपने उस दरवाजे को खोला और उसमें अपना पैर अड़ा दिया। अब अमेरिका ने जो भी करा है, अमेरिका ने वो आपके बाद ही करा है, आपके मतलब भारत के बाद करा है। आप देखिए, अब अमेरिका ने भेजे वहाँ पे B-52 बॉम्बर्स, अमेरिका ने भेजे अपने USS रोनाल्ड रीगन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS रोजवेल्ट भी है पीछे, फिर आगे USS निमिट्ज है। तो कैरियर चलता है, तो कैरियर ग्रुप चलता है पूरा। तो ये सब भेजा वहाँ पे। उसके अलावा इंडियन नेवी एक्सरसाइजेस कर रही है। मैं साउथ चाइना सी और उसके एरिया की बात कर रहा हूँ। इंडियन नेवी ने एक एग्रेसिव पॉस्चर इख्तियार कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन नेवी बाहर निकल गई है, जापानीज नेवी बाहर निकल गई है। तो क्वाड जिसको हम कहते हैं, यानी कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सब मिल गए हैं। पूरी दुनिया एकत्रित हो गई है, मिल गई है चीन के खिलाफ। और ये शुरुआत करी थी भारत ने। अब आखिरी पॉइंट आते हैं जो एप्स जो थे ना, चाइनीज ऐप्स, 59 चाइनीज ऐप्स जो हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। लेकिन इसमें चाइना को खतरा क्या है? लोग कहते हैं साहब ये तो कोई बात नहीं है, आपने चीनी ऐप्स जो है, मोबाइल फ़ोन ऐप्स, आपने बैन कर दिए, तो कौन सा इसमें तीर मार दिया? मैं बताता हूँ तीर की क्या बात है। कल का स्टेटमेंट है माइक पॉम्पियो का। माइक पॉम्पियो साहब ये कहते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, माइक पॉम्पियो ने बोला है कि हम भी अमेरिका कोशिश करेगा इन ऐप्स को बैन करने की सोच रहे हैं। नहीं, सिर्फ टिकटॉक के बारे में। भारत ने बैन कर दिए, अमेरिका सोच रहा है। जो अमेरिका सोचता है वो यूरोप सोचता है। आप समझिए, जिस चीज पे, जिन ऐप्स के बलबूते पे चाइना पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन ऐप्स का एक अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसकी टांगें तोड़ दी भारत ने। तो भारत के ऐप बैन करने के बाद एक प्रेसिडेंस, जिसको वकीलों से बात करेंगे वो बताएंगे, प्रेसिडेंस होता है लॉ में कि पहले अगर कुछ हुआ है तो उसका हवाला दिया जाता है कि साहब पहले भी तो हुआ था, ये इसलिए हो रहा है। तो वकील और जज होते हैं, उसका हवाला देते हैं प्रेसिडेंस का। इंडिया ने उसी प्रकार से प्रेसिडेंट सेट कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर उनके वैल्यूएशन के खत्म हो गए। ये चाइनीज मार्केट को इतनी मार लगी है, जिस दिन अमेरिका ने फॉलो सूट करो, अमेरिका बोल चुका है कि हम कर देंगे, माइक पॉम्पियो ने बोल दिया है। माइक पॉम्पियो ने अगर करवा दिया अमेरिका में और यूरोप ने कर दिया, ये चाइनीज कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और लाखों दर लाखों चाइनीज बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि चीन का मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर एक कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से जो गेम खेलती है, जो कहती है कि हम कितना फैलेंगे, हमारा क्या इसमें ट्रैक्शन है, कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड करा है, कितना ट्रैफिक है, वो फिर ट्रैफिक इनका सिर्फ महदूद रह जाएगा चाइना तक। अब साहब टिकटॉक बैन हुआ तो लोगों की दुकानें बंद हो गई। जो लोग वाहियात हेयर स्टाइल बना के नीले पीले बाल करके टिकटॉक के सामने ड्रामा करते थे, वो अचानक बेरोजगार हो गए। अब वो इंडियन ऐप्स पे करें ना ये सब, किसने मना करा है? और जो लोग कह रहे हैं साहब कि टिकटॉक ने और चाइनीज़ कंपनीज ने जो प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड में जो पैसा दिया था, 30 करोड़ इतने करोड़ दिए थे, वो चाइनीज़ पैसा था। साहब वो चाइनीज़ पैसा नहीं था, वो पैसा इंडिया से कमाया था, वो भारतीयों का पैसा है। वो मुनाफा कमाया था भारतीयों ने। जो ये लोग नीले पीले बाल करके टिकटॉक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, टिकटॉक पे अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोगों ने हेट्रेड भी फैलाया है, कुछ लोगों ने गलत बातें भी करी हैं टिकटॉक पे। मैं उनकी तरफ ये बात कह रहा हूँ, खासतौर से उन लोगों ने जिन्होंने नेगेटिव बातें करी टिकटॉक पे। ये जो बात करते हैं साहब टिकटॉक का पैसा दिया, वो टिकटॉक का चाइनीज़ पैसा नहीं, वो इंडियन पैसा है। वो भारत से कमाया, भारत से प्रॉफिट कमाया, इसलिए उनकी चीख निकल रही है। क्यों चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज़रूर रही है कि साहब आपने ये कर दिया, वो कर दिया, बैन कर दिया हमारा। क्यों नहीं, हम बैन भी करेंगे, तुम्हारा पैसा भी लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि साहब मुगल जो आए थे, मुगल ने आपको ताजमहल दिया। अच्छा, एक और चीज़, मुगलों को ऐसा हीरो बना दिया इन लोगों ने, जिसने असली काम करा था उसका कोई नाम नहीं लेता। एक राजा था, पठान था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, 10 काम करे। शेरशाह सूरी को लोग भूल गए। मुगलों ने क्या करा? मुगलों ने यशियाँ करी। अरे उसने ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, तुम्हारे लिए मेरे लिए थोड़ा बनाया था। और ताजमहल बनाया, लोग कहते हैं साहब मुगल गए ताजमहल बनाया। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रोके। सारे जो थे शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, शेरशाह सूरी ने लोगों की खिदमत करी, उसने एक्चुअल काम करा लोगों के लिए, उसका नाम कोई नहीं लेता। शेरशाह सूरी भी मुसलमान था, पठान था, उसने एक्चुअली काम करा है, उसका नाम कोई नहीं लेता। इतिहास उसको भूल गया है, क्योंकि सिर्फ कुछ 5-6 साल उसने रूल करा था।
मुगलों ने क्या कर रखा है, ताजमहल बनाया। ताजमहल उसने अपनी बीवी के लिए बनाया, तुम्हारे मेरे लिए थोड़ा बनाया ताजमहल। और लोग कहते हैं साहब जो शाहजहां था साहब क्या दिलदार आदमी था। क्या दिलदार, वो पैसे किसके थे भाई? मजदूरों के हाथ भी कटवा दिए थे। बनाने के पैसे शाहजहां ने क्या कोई मोबाइल फोन ऐप बनाया था टिकटॉक जैसे जिससे वो पैसे कमा रहा था? वो पैसे कहाँ से आए? जो आम जनता थी उस पर लगान लगाया, उस पर टैक्स लगाया और उस गरीब किसान का पैसा लेके उसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, 4 बार मैं जा चुका हूं और मैं 10 बार और जाऊंगा देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी हेरिटेज है, हमारे मुल्क का है ताजमहल, पर हमें सही कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखने की जरूरत है। मार्बल कहां से आया? मकराना से आया, राजस्थान से। कारीगर कौन थे? पैसा किसने दिया? मैं कह रहा हूं कि जो आप कहते हैं ना टिकटॉक, मैं टिकटॉक को और ये जो मॉन्यूमेंट्स है, मेडिवल मॉन्यूमेंट्स, इनको कंपेयर करो तो एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर आप यही देखना चाहते हैं कि एक्चुअल किसी मुस्लिम रूलर ने कुछ कंट्रीब्यूशन करा है देश में सबसे ज्यादा, उसका नाम है शेर शाह सूरी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो ऐसे थे, इन्होंने सिर्फ अपने लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, बच्चों के लिए बच्चों को भी काटा इन्होंने और इनके बच्चों ने इनको काटा। असली हीरो शेर शाह सूरी था, उसको सब लोग भूल गए। तो यही हमारे देश की जो कहते हैं कि बदकिस्मती है कि जो असली लोग हैं उनको भूल जाते हैं। नकली चीनी माल जो है, ये सब चीनी माल है, शाहजहां, जहांगीर वगैरह, ये चाइनीज माल को याद करते हैं। दे आर लाइक टिकटॉक होती। और ये बात आप समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना साहब कि ये प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ दे दिए, यहाँ का पैसा है भाई, चाइना से कोई पैसा ला के दिया था उसने 30 करोड़, इंडियंस को इस्तेमाल कराया। लाखों करोड़ों इंडियंस यूज करते थे टिकटॉक और भी ऐप से। भारत से पैसा कमाया उन्होंने, भारत का पैसा भारत में दिया ना, बाहर से कोई नहीं दिया, जब तक कमाया उसका कोई एक ड्रॉप दिया है, कभी ना भूलें हम। मैं उनको भी कुछ कहना चाहता हूं जो काफी डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं, और उसमें से कुछ हमारे फौजी भाई भी हैं अनफॉर्चुनेटली, के साथ गलवान चला गया और इतनी जमीन घेर ली और उतनी जमीन घेर ली। एक बात बताइए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो बॉर्डर फिक्स नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं, वो परसेप्शनल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज परसेप्शनल। चाइना समझता है उसको बॉर्डर यहाँ पे, हम समझते हैं वहां पे, झड़प इसी बात नहीं। इसीलिए तो चीन हर साल ऐसी बदमाशियां करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत की जमीन चीन ने हड़प ली, और वो बॉर्डर ऐसा भी नहीं था कि जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस कुछ बात बोले, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड बॉर्डर था ही नहीं। वो जो बॉर्डर था LAC और अभी भी है, वो कोई क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर थोड़ा है। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो कह रहे थे सब लद्दाख चला गया, गलवान चला गया, ये चला गया, वो चला गया, तो साहब हड़की हुई जमीन कौन वापस करता है? चीन वापस गया क्यों? 2 किलोमीटर वापस चला गया, अपने तंबू वंबू सब उखाड़ के चीन गायब हो गया, क्यों? कारण क्या था कि चीन वापस गया? सोचिए जरा। सिर्फ ये कहना कि नहीं साहब ये कमजोर है, वो कमजोर है। और आखिरी चीज इसमें ना सिर्फ फौज का तो अव्वल काम था ही, हमारी फौज का बड़ा जबरदस्त इंडियन आर्मी ने काम करा, इंडियन एयरफोर्स ने जबरदस्त काम करा है, और इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई करी है, इंडियन नेवी का रोल बाद में एक दिन सामने जरूर आएगा इस पूरे गलवान में। और आप सोच रहे होंगे पहाड़ों में नेवी का क्या काम है? साहब असली में चाइना की ट्रेड जो है, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी जो पूरी आती है, ये इसकी जिसको कहते हैं कि जगलर वेन है चाइना की, जगलर वेन है चाइना की। अगर आपने इसको दबा दिया तो चाइना की चीख निकल जाएगी, और यही काम हुआ है। अब हमें ये काम करना चाहिए कि इस चीज को बरकरार रखना चाहिए, प्रेशर। अगर हमने बरकरार नहीं रखा तो चीन वापस आएगा और चीन दोबारा ये गलवान करने की कोशिश करेगा। अभी चीन वहां पे जो है एक नाजुक स्थिति में है, पूरा ग्लोबल प्रेशर है, सब चिड़े हैं चीन से, कोई पसंद नहीं करता चीन को। चीन की रेपुटेशन बिल्कुल जमीन पे आ गई, और लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो चीनी लोग हैं उन्होंने अपनी सरकार से, जो कि किसी को पॉसिबल नहीं लग रहा था। हांगकांग में अलग आग लगी है, ताइवान में अलग आग लगी है, तिब्बत वाले फिर जाग रहे हैं दोबारा, तो पूरी दुनिया चीन के पीछे पड़ी है। भारत को इस वक्त एक सख्त कदम उठाना चाहिए, और सख्त कदम ऐसा कि चाइना का जो आइसोलेशन बढ़ रहा है दुनिया में, इसका फायदा उठा के चाइना का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, हमारा हर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी एम्बेसी, जितने भी हाई कमीशन हैं, वो जो टिबेटन रेफ्यूजीज हैं इंडिया में धर्मशाला में बैठे हैं उनको लेके, और जो और टिबेटन्स हैं, कुछ लद्दाख में भी हैं टिबेटन्स, उनको लेके, इनमें जो एजुकेटेड है इनको सामने लेकर आए, ताइवानीज को सामने लेकर आए, आपके हांगकांग के सिटीजन से इनको सामने लेकर आए, और हर जगह प्रोजेक्ट करें इनको सबके सामने, और लोगों को दिखाएं कि चाइना जो है वो एक्चुअली अपने आप को कम्युनिस्ट बोले, और कम्युनिस्ट को तारीफ की बात नहीं है, गाली है कम्युनिस्ट भी, लेकिन वो एक्चुअली में एक फाशिस्ट स्टेट है।
और फाशिस्ट से भी बुरा इट्स अ नाजी स्टेट, इट्स लाइक नाजी जर्मनी। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स याद है ना आपको? चीन ने तो वही करा। इनका जो कॉमन स्टेट का फाउंडर है माओ त्से-तुंग, उसने 2.5 करोड़ चीनी मार दिए और वो चीनी उसकी पूजा करते हैं। 2.5 करोड़ चीनी उसने मरवा दिए, अपने खुद के बंदे उसी ने मरवा दिए और उसकी पूजा करते हैं लोग। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। चाइना को प्रेशर आप डालते रहें, जिसके भी ये लोग टीवी डिबेट में जो कहते हैं ना कि साहब यू कांट चूज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, ये उदासीन सोच अब नहीं चलेगी। नया भारत है, यहाँ तो उदासीन सोच चलेगी ही नहीं कि ये नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? हम ये नहीं कह रहे कि चाइना को आप बिल्कुल जिसको नेबर बदल दें। चाइना तो एक लैंड मास है ना, आप उसको उठा के यूरोप में थोड़ा डाल देंगे, वो तो रहेगा हमारा नेबर ही। लेकिन किस तरीके से नेबर रहेगा? चाइना अपनी औकात में रहे, और औकात में इस तरीके से रहेगा जब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री चारों तरफ से दबाव आएगा, जैसे कभी इंडिया ने करा है। आर्मी ने बहुत बढ़िया काम करा है, एयरफोर्स नेवी ने बहुत शानदार काम करा है। लद्दाख के लोग डटे रहे, वहाँ पे पॉलिटिकल विल दिखाई। उसके बाद पॉलिटिकल विल की जब हम बात करते हैं तो हम डिप्लोमेसी से अलग नहीं कर सकते उसको। डिप्लोमेट्स ने हमारे दिन रात 24 घंटे काम करा। फिर हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस चाइना पे लगा, उनके ऐप्स बैन करे, और भी सिर्फ ऐप्स बैन नहीं करे, जितनी भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जो खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, एवरीथिंग इज कम अंडर रिव्यू। लोग चाइनीज सामान को बैन कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगियों से खुद वॉलंटरली बैन कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम नहीं खरीदेंगे, लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इंडिया में भी इकोसिस्टम बनेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आखिरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप में से जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो विदेश जाते हैं, जो लंदन और यूएस जाते हैं घूमने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप ताइवान ज़रूर जाएं। मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ताइवान जाऊँगा घूमने के लिए, चाहे मैं 3 दिन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं ताइवान ज़रूर जाऊँगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चाइना का दुश्मन है वो भारत का दोस्त है। हमें ये दिमाग में अपने डालना पड़ेगा। ताइवान इतना बढ़िया मुल्क है, वहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हाई टेक सोसाइटी है। आपको पता है जो एप्पल है वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जो कंपनी उसको बनाती है, एप्पल के फ़ोन जो मैन्युफैक्चर करती है, फॉक्सकॉन है उस कंपनी का नाम, वो ताइवानीज कंपनी है। लोगों को गलत फहमी है कि चाइनीज़ कंपनी है। चाइनीज़ तो वो करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम जिसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने घर बनाया, आलीशान सा घर बनाया आपने, उसका आर्किटेक्ट अमेरिका है, उसका कॉन्ट्रैक्टर ताइवान है, और जो उसका मिस्त्री, बेलदार वगैरह जो होते हैं वो चाइना है। तो चाइना को इग्नोर करें आप, गो टू ताइवान। मैं सबको ये इनकरेज करूंगा कि आप ताइवान जाएं, ताइवान की टूरिज्म बढ़ाएं, ताइवानीज को भारत बुलाएं, अपनी टूरिज्म बढ़ाएं, और ताइवान के साथ मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि ताइवान से हमारे रिश्ते बढ़ाएं, लोग जाएं वहाँ पे फंक्शंस में जाएं, अटेंड करें, उनको इंडिया बुलाएं। ये चाइना की दुखती रग है, और ताइवान और भारत दोनों चीन से परेशान है। खैर दुनिया परेशान है, ये अलग बात है कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लेट अस स्टार्ट विद ताइवान, लेट अस सपोर्ट ताइवान, लेट अस गो टू ताइवान, विजिट ताइवान। आप विजिट करेंगे, ताइवानीज बहुत बहादुर कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, और चाइना हर समय कहता है हम मिसाइल मार देंगे, अटैक कर देंगे। वो इतना छोटा सा देश है, वो पूरे चाइना के खिलाफ लड़ता है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें वियतनाम को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ऐसे देशों को सपोर्ट करना चाहिए जो चाइना के खिलाफ खड़े हैं। बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। ये यहाँ पे फ्लैग लगा है, देखिए आप, फ्री टिबेट का, और मैं तो फ्री टिबेट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें सोशल मीडिया पे, फ्री टिबेट को सपोर्ट करें। वीगर मुसलमान हैं, उनके हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है, उनके हक में आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, और दुनिया भर में इसके बारे में पढ़ें और लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं सिर्फ भारतीय सेना लड़ लेगी, या मोदी जी लड़ लेंगे, या फिर हमारे डिप्लोमेट्स लड़ लेंगे, ये नहीं होने वाला। ये लड़ाई 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बिल्कुल ऐसे होके, एकजुट होके ये लड़ाई लड़नी है। तभी चीन की टांग टूटेगी, तभी चीन सबक सीखेगा। जय हिंद। सो अच्छा वीडियो था, और इनके काफ़ी पॉइंट्स अच्छे हैं, मगर पॉइंट ये है, कई बातें ये सोचनी पड़ेंगी कि इंडिया जो यूएस है और उसका चाइना से जो प्रॉब्लम है वो बहुत पहले से चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी जो इंडिया और चाइना में जो टेंशन आई है उससे ये प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है, ये बहुत पहले से है।
ये ट्रेड की वजह से शुरू हुई थी कि ट्रेड में जब यहाँ के प्रेसिडेंट जब इलेक्शंस लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाइना जो भी गलत कर रहा है यूएसए से उसको ठीक करूँगा। तो ये कुछ साल पहले की बात है। और जब मिस्टर ट्रंप जीते हैं तो उन्होंने कहा था जैसे मैंने प्रॉमिस किया है मैं वैसे करूँगा। और अभी जो है जब अमेरिका का सामान वहाँ पे जाता है तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, मगर चाइना का सामान जब यहाँ तक ड्यूटी नहीं लगती। तो उनको इसकी प्रॉब्लम थी और उससे जो है ट्रेड वॉर्स चालू हुई। जो यूएसए ने कहा कि तुम्हारा जो माल आता है मैं उस पर भी इंक्रीज़ करूँगा ड्यूटी जितनी तुम रखते हो। तो उसकी वजह से आपस में काफ़ी तनाव आ गया था ट्रेड के बारे में। और फिर जो है जब चाइना में कोरोना वायरस आया तब और क्योंकि दो देशों में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऊपर से कोरोना वायरस आया तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। उसके बाद साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम आ रही थी यूएस ने ऑलरेडी बहुत वहाँ नेवी शिप्स भेज चुका है यूएसए और वहाँ पे रेगुलरली कन्फ्रंट करता है उनके शिप्स को, रेगुलरली वहाँ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये सब पहले से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जब डिस्प्यूट हुई है तब शिप्स गए हैं, शिप्स वहीं थे। बहुत पहले की मारामारी और लड़ाई झगड़ा पहले का चल रहा है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि जो ताइवान है वो कैसे बना था। जब एक ही चाइना था, चाइना में जो उस वक्त लीडर्स थे उनको टॉपल कर दिया था, उनको हटा दिया था और नई पार्टी आई थी एक। जब वहाँ नई पार्टी आई थी तो वहाँ के लोग जो हैं वो भागकर ताइवान चले गए थे। तो ताइवान में कौन है? वो पार्टी है जो इस करंट पार्टी से पहले की पार्टी थी, ठीक है, जिनको उन्होंने ओवरटेक करा। जिन्होंने ओवरटेक किया। जब उनको ओवरटेक किया तो वो भाग के ताइवान चले गए बोलने के लिए कि जो है पूरा चाइना मेनलैंड और ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और जो मेनलैंड है वो बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी जो मेनलैंड जिसको हम बोलते हैं चाइना वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम जो है तुमसे पहले के थे। तो ये टेंशन वहाँ चल रही है। एक पार्ट जो रूलिंग पार्टी है वो भाग के अलग उसने बना दिया और वो डटी हुई है, टिकी हुई। क्यों? क्योंकि जब यूएसए और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यूएसए हेल्प करता है ताइवान की, राइट। सो जिसकी भी फाइट होती है चाइना से वो ताइवान की हेल्प करता है, वो हांगकांग की हेल्प करता है। तो ये रियलिटी है। तो ये पहले से पॉइंट चले आ रहे हैं। अब इनका कहना कि अगर आपकी लड़ाई हुई ताइवान को सपोर्ट करिए, वो तो ऑब्वियस है कि जब आपकी किसी से तकलीफ होती है तब उनके पास जाते हैं। आपके जिनसे चाइना को तकलीफ है वो ताइवान है, वो तो ठीक बात है। तो ये बात तो ठीक थी। तो मगर ये कहना कि और ये पॉइंट भी ठीक है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है कि आपको श्योर है कोई लाइन है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। मगर जो भी कह लीजिए, जब तक मैं यही कहूँगा जो सोनम जी हैं वो लॉजिकली उन्होंने कुछ कहा था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक चाइना का जीडीपी ज़्यादा रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए, क्योंकि आपके सोल्जर तो हमेशा लड़ेंगे मेहनत से, मगर क्या आपने सोल्जर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट दिया? अब आप जितने भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि पहले जब था सिकंदर से पोरस की फाइट हुई थी, पोरस जो हार गया। वो 7 फीट से ऊंचा था, उसके बड़े बड़े हाथी थे, फिर भी हार गया। क्यों? बिकॉज ऑफ वेपन्स। उसके बाद जो मुगल या जितने भी वहाँ से अटैक हुए हैं, बाबर और उससे पहले से जो अटैक हुए हैं, उसमें क्यों यहाँ के लोग हारे? क्योंकि वेपन्स। सो हर चीज़ वेपन्स पे आ रही है। तो अभी भी जो है वो क्यों गया है गलवान वैली से? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चाइना की लड़ाई काफ़ी लोगों से हो गई है। यूएसए से लड़ाई हो गई है, वहाँ यूके परेशान है हांगकांग की वजह से, वहाँ पे और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। पूरी साउथ चाइना सी वाली फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, दुनिया भर के लोग जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, वो सारे जब कनाडा है, सारे पर कनाडा क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि हुआवे की वजह से, हुआवे को कर दिया। फिर उन्हें हुआ है कि सीईओ की जो मेरे ख्याल से उसकी डॉटर थी, उनको
अरेस्ट कर लिया, तो बहुत टेंशन चल रही है। तो जहाँ जहाँ टेंशन हो रही है वहाँ लोग परेशान हैं, और उसकी वजह से जो है एक ही टाइम पे हर एक डायरेक्शन से प्रॉब्लम आ रही, इसीलिए चाइना थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है। मगर उससे क्या हुआ? क्या उनकी आर्मी इंडिया से छोटी हो गई? नहीं। क्या उनका जीडीपी इंडिया से छोटा हो गया? नहीं। क्या उनका साइज लैंड मास इंडिया से छोटा हो गया? नहीं। क्या उनकी पॉपुलेशन इंडिया से छोटी? नहीं। तो अगर आप सोनम जी का देखेंगे तो आप रियली देखिए स्ट्रेटेजिकली क्या बात हो रही है। जब तक इंडिया का जीडीपी चाइना के इक्वल नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि जब जीडीपी आपका स्ट्रांग हो जाएगा तब आपके जवानों के पास भी उतनी ही वेपन्स होंगे, उतनी ही रिसोर्सेज होंगे फाइट करने के लिए, तब बात होगी टक्कर की। उसके लिए वो सही है कि स्वदेशी, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अपना ही बनाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो, अपना ही माल खरीदो। अगर नहीं है तो ऐप नहीं है तो बनाओ ऐप, ठीक है। अब उनकी चाइना की इकोनॉमी ट्रिलियंस में है, क्या जरा से टिकटॉक से फर्क पड़ जाएगा? हाँ, फर्क पड़ता है थोड़ा सा, मगर इतना नहीं कि उनका जीडीपी कम हो गया एक दिन में, नहीं। तो ठीक है, टिकटॉक एक ऐप था, एक कंपनी थी, एक बाइट डांस से कंपनी थी, टिकटॉक थी, उससे अच्छी बात है। मगर जो पॉइंट ये है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। जब इंडिया वाले लोग अपनी चीज़ें खरीदनी शुरू कर देंगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड को चाहिए, जीडीपी बढ़ेगा। मगर सिविलियन तो वही काम कर सकता है जो सिविलियन को करना चाहिए, अपने देश का खरीदना चाहिए। और वो जो उन्होंने बताया था कि आप सवा शेर बन जाओ, हाँ, वही 125% आप कंट्रीब्यूट करो। अगर आप अभी 100%, अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे के प्लस 25% मोर करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तब अल्टीमेटली आप कैचअप कर सकते हैं जीडीपी को। पॉपुलेशन इंडिया की बहुत हाई है, याद रखिए कि लैंड मास भी चाइना से 1/3 है, मगर काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी लैंड मास है। अगर 125% से करें तो आप इजीली जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जब जीडीपी इतना स्ट्रांग हो जाएगा तब आपके सोल्जर्स के पास रिसोर्सेज आएंगे, फिर आप कह सकते हैं अब टक्कर की बात है। चाइना के पास देखिए कितने शिप्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बना चुका है। न्यूक्लियर वेपन्स भी देखिए तो 3 टाइम्स उनके पास है, बजट उनका 4 टाइम्स है। तो जब तक इंडिया को मेहनत करनी है, स्वदेशी बोलना है, जो नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी बोल रहे हैं, लोकल वोकल, वोकल ऑन लोकल, तो जब तक वो कोर बातें हैं, अपना आप 125% काम करिए, अपनी जीडीपी को बढ़ाइए, अपना सामान यूज़ करिए। जब आपका जीडीपी उसके टक्कर में आ जाएगा तब बारी आती है बोलने की, हाँ भाई बात बन गई। उससे पहले ये छोटी मोटी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिक्स में आएंगी जाएंगी, मगर जब तक जीडीपी नहीं होता तो ये लगा रहेगा। तो यस फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही है, 2 चीज़ें करने की ताकि हम लोग हमारा अपना जीडीपी बढ़ा सकें। वो है कि लोकल यूज़ करें, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगी कि आप जितना काम करते थे उसे 1.25 करके बढ़ा के आप और काम करो। तो उससे जब हर एक इंडियन ये करेगा तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, मोटिवेट करता है, बताता है आपको कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे सोल्जर्स की नहीं है, हम सब की है, हमको मिल के करना है। अगर हम अपना पार्ट नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।